हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा यहाँ पर चल रहा है और आज उसकी क्लास थर्ड है, तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस हम कर चुके हैं पहले, जिसमें 2 क्लासेस में हमने पढ़े हैं सारे वेद, आपके जो आपके 4 वेद हैं। और उसमें मेन टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक था वो था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत जो है वो 4 प्रकार के हैं, जो कि हमने शुरू की वीडियो में ही पहली वीडियो में समझ लिया था। उसमें सबसे पहले आपके धर्म ग्रंथ आते हैं। तो हमने सारे धर्म ग्रंथ, चारों वेद पढ़े, पुराण पढ़े, वो सारी चीजें हम उसमें क्लियर कर चुके हैं। सारी चीजें वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली चैनल पे विजिट करेंगे तो वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। उसी से आगे बढ़ रहे हैं तीसरी क्लास में, और जो नेक्स्ट होता है आपका विदेशियों का विवरण, यानी कि कौन कौन से जो राइटर्स हैं, जो बाहर से लोग हमारे भारत में विजिट करने आए, यात्रा करने आए, उन्होंने पुस्तकें लिखी। पुस्तकें लिखने के में जो है, पुस्तकों में उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग सदियों में अपनी अपनी जो है बातें बताई हैं कि किस तरह से यहाँ पे भारत में कौन सी चीज कब हुई है। तो इतिहास के बारे में जानने में उनसे हमें जो है बहुत सहायता मिलती है, और इससे बहुत ज्यादा आपके प्रश्न भी बनते हैं। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए फटाफट से, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, बेल आइकन से ही नोटिफिकेशन मिलता है, और बेल आइकन को आप ऑल पे क्लिक करना, जो ऑल वाला ऑप्शन होता है, तो वहां से आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो क्लास रहेगी आपकी, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है। यूपीएससी हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जो जीएस आती है वो कंप्लीटली इसी के अंदर से आएगी। आपका रिटन एग्जाम में भी ये काम आएगा, और आपका जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके काम आएगा। दोनों तरीके से आपकी पीडीएफ भी है यहाँ पर, साथ में समझा के चलूंगा सारी चीजों को, तो बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपका विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनानी रोमन लेखक। तो पहले हम बात करें तो पहले लेखक है आपके टेसियस। ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो हम लेके चलेंगे एक सीरीज में, और हम बात करते रहेंगे कौन सी सदी में कौन से राइटर आए हैं और उन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं। अब यहाँ पे जो है इनके बारे में कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे बात करें तो इन्होंने जो आपके विवरण दिए हैं वो सारे के सारे एक काल्पनिक बातें हैं या आश्चर्यजनक बातें हैं। इस तरह की बातें इन्होंने कही है जो सत्य नहीं लगती सुनने में, और प्रमाण नहीं मिलते उस चीज के, तो इसलिए इनको जो है ज्यादा सीरियसली हम लेते नहीं है कि इन्होंने, इनका जो इतिहास बताया गया है वो है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी आपकी चीजें हैं। तो सेकंड जो है आपके हेरोडोटस, इसे जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को आपका इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो ये शुरुआती हैं, लेकिन इनके प्रमाण पक्के नहीं है, इसलिए जो है इनके इतिहास की जो जानकारी है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग यात्रा में आगे बढ़ते गए, उनकी जानकारी प्रमाणिक होती चली गई है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इतिहास के पिता के बारे में। अगर आपसे पूछेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी रहेगा, इससे प्रश्न बन सकता है, इससे आपके प्रश्न आने की उम्मीद होती है। हेरोडोटस जो है उसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? हिस्टोरिका लिखी है। ईरान और भारत के संबंध के बारे में लिखा है। यहाँ पर आपका ईरान है, देख सकते हैं आप ये, और भारत से लगभग नजदीक है। बीच का जो एरिया है ये वाला आपका, ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, भारत पाकिस्तान, और उसके बाद में जो है ये, यानी कि अगर आप जो है ईरान जाना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ेगा। ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आपका जो है आस्टियोबुलस। आपके विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। तो इन्होंने जो चीजें लिखी हैं या जो पुस्तकें लिखी हैं उसको हम प्रमाणिक मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं कि इन्होंने जो चीजें बताई हैं वो बिल्कुल सत्य होंगी उस टाइम पे। अब इसके बारे में विवरण की बात करें तो सिकंदर का नाम आप सबने सुन रखा है, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा राजा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया पे, लगभग कंप्लीट दुनिया पे फतेह हासिल की, मतलब सारी दुनिया को जीतने वाला इंसान ये है। और इसका असली नाम जो था वो था अलेक्जेंडर। क्या था? अलेक्जेंडर इसका नाम था। और इसका जो जन्म हुआ था वो आपका 356 ईसा पूर्व हुआ था।
ईसा पूर्व मैंने आपको समझा दिया था, इसका मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट होती है उसको हम 356 मतलब उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो जो ये ईयर चलते हैं हमारे, जैसे 2023 है, जब से इन सालों की शुरुआत हुई है उससे भी 356 साल पहले की बात है जब सिकंदर का जन्म हुआ। और इसके साथ के ये लेखक हैं। तो निरियाकस ने जो बातें कही हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इसने बात कही है यहाँ पर भारत के बारे में कि भारतीय लोग जो है वो सफेद रंग के जूते पहनना पसंद करते हैं और उनकी एड़ी जो है वो ऊंची बनाई जाती है, मतलब उनका जो तला है वो थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है और वो बहुत सुंदर दिखते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली है भारत के बारे में कि यहाँ के लोग हाथियों के दांत का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल हैं, मतलब उसकी वस्तुएं बहुत अच्छे से बनाते हैं, उसमें परफेक्ट हैं वो। उसके अलावा इन्होंने बोला है, तीसरी बात बोली है कि जो लेटर्स, जो पत्र लिखे जाते थे उस टाइम पे, यानी कि पत्र जो एक राजा दूसरे राजा को भेजता होगा इस तरह से लिख करके, वो पत्र जो है वो आपके सूत के कपड़े पे बनाए जाते थे। सूत के कपड़े बनाते थे, उस पे लिखा जाता था। और जो सूत से, ऐसा नहीं जो डायरेक्ट जो अभी हम कपड़ा पहनते हैं सूती कपड़ा, वो वाला कपड़ा नहीं, पहले उसको अच्छी तरीके से कूटा जाता था, उसका बना करके बिल्कुल निचोड़ करके फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। कपड़ा बनाने के बाद उसमें जो छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, क्योंकि बारीक कपड़ा होता है सूती कपड़ा, उसमें छेद होते हैं। उस छेद को ढकने के लिए चावल के मांड का या लेई का या गोंद का इस्तेमाल करके उसको लेपा जाता था, पत्र को, कपड़े को। और लेपने के बाद वो सख्त हो जाता था और उसके छेद भी ढक जाते थे पूरे, फिर उसके ऊपर जो है वो स्याही से पत्र लिखा जाता था। इस तरह की जो है चीजें थी उस टाइम पे, जो इन्होंने अपनी किताबों में और अपनी विवरण में जो है इन्होंने बताया है भारत के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के बारे में पढ़ें तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, जिसकी भी बात करेंगे हम, वो किस समय आया है भारत में वो याद रखना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है वो याद रखना महत्वपूर्ण है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे आपके, और इन्होंने इसकी पुस्तक, अपनी पुस्तक इंडिका, इंडिका इनकी पुस्तक है, इंडिका में मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय में लिखा है। तो अगर आपसे पूछे मेगास्थनीज ने किसके बारे में लिखा है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मेन बात तो यह है कि मौर्य युगीन है, यानी कि मौर्य काल के समय के ये आपके रहे हैं। और ये किसके दरबार में आए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब बात करें डायमेकस की, तो ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है, यानी कि ये दोनों ही राइटर एक ही युग के हैं, एक ही समय के हैं। बस आपको ये याद रखना है कि डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था, राज दरबार में। मतलब जब विजिट करेंगे तो राजा से मिलने तो आएंगे ना, तभी तो जानकारी पता चलेगी और राजा को भी खबर होनी चाहिए कि उनके देश में कौन आया है। ठीक है, वरना तो ये फिर जो है गलत माने जाएंगे और इनको जो है सजा भी मिल सकती है बिना इजाजत के देश में आने की। देखो यहाँ पे बात करें, डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फेलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। उसके अलावा टॉलमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉलमी एक अपने आप में महत्वपूर्ण इंसान है। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। और इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो 1 मिनट, 90, दूसरी शताब्दी 190 से लेकर के, और 190 नहीं, सिर्फ 90, क्योंकि दूसरी शताब्दी फिर 1 मिनट, यहाँ पे रेजर मुझे अलग से लेना पड़ेगा, इरेजर हो गया। और बात करें तो हाँ, इनकी अगर हम बात करें तो ये 90 करके और 168 ईस्वी तक इनका जो है जन्म रहा है। ये प्रमाणिक नहीं है कि ये 90 में पैदा हुए थे या 100 में पैदा हुए थे, ऐसा इसमें थोड़ा सा कहीं पर भी इसका जो है सबूत, पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में पता है लोगों को कि ये 168 ईस्वी में मृत्यु हुई इनकी। और इन्होंने पुस्तक जो लिखी है उसका नाम है भारत का भूगोल। और ये वो इंसान हैं, ये पहली चीज तो ये एक ज्योतिविद थे, यानी कि जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं। दूसरा ये एक खगोल वैज्ञानिक भी थे। और चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है इस बात का भी प्रमाण इन्होंने दिया है। यही वो आदमी है, यही वो आदमी है जिसने ये बताया सबसे पहले कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। और प्रकाश का नियम जो है, वो प्रकाश का नियम भी इसी आदमी ने दिया है। इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आदमी है। तो ये आदमी है वो जिसने आपका प्रकाश का नियम दिया है। अब हम बात करें आगे, तो
प्लिनी की बात करें, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है इसकी पुस्तक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है या अगली पुस्तक कह सकते हैं इसको, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, पुस्तक मिली है लेकिन पुस्तक के ऊपर राइटर का नाम नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लेखक कौन थे ये हमको नहीं मालूम है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रख सकते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इस पुस्तक के अंदर कौन सी बात की गई है, बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की बात की गई है भारत की, और ये कौन सा समय की है, तो ये 80 ईस्वी की है। ठीक है, यहाँ पर 80 ईस्वी का मतलब 1980 या 1880 मत समझ लेना, जब शुरुआत हुई है केवल 80, उसके बाद में शुरू हुआ 100, फिर 102, 102, 103, उसके बाद में 200, 300, 400, 500, इस तरह से चल के जो है अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं 2023 में। तो जब सन शुरू हुए हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 80 साल बाद की बात है, ये समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम चीनी लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले लेखक हैं आपके यहाँ पर फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन दिया है। कौन से? मध्य प्रदेश के, याद रखेंगे बिल्कुल इसको। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यहाँ की संस्कृति देखी होगी, उनके खाने पीने का, रहने सहने का, जगह का, सब चीजें देखी होंगी। तो तब इस चीज को इन्होंने कहा है कि यहाँ की जनता सुखी और समृद्ध है। ठीक, आगे बात करें तो संयुगन, ये 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? सुज्ञान कौन सी ईस्वी में आया? 1518 में। ठीक, कितने साल तक भारत में रहा? 3 साल तक भारत में रहा। और क्यों रहा? इसने भारत में रह के क्या किया? तो बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा की है या बौद्ध धर्म को सीखा है, ये कह सकते हैं। अब इसके अलावा एक राइटर है ये ह्वेन-सांग, ये इतिहास में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने यात्रा बहुत लंबी की है। अब इनकी बात करें तो ह्वेन-सांग जो है ये आपके हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे, चीन से आए थे। कहाँ के हैं ये चीन के हैं। तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेन-सांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था, लेकिन इसने सोचा 612 के आसपास या 602 है, तब इसके दिमाग में ख्याल आया था, ये प्रेरित हुआ था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, भारत जाना है, वहां की चीजें सीखनी है। और वजह मैं बताऊं आपको यहाँ आने की, बौद्ध धर्म की प्राप्ति करना वजह थी, क्योंकि बौद्ध धर्म यहाँ चीन में जो है 200 ईसा पूर्व पहुंच गया था। कब? 200 ईसा पूर्व की बात है, जब बौद्ध धर्म जो है आपका ये पहुंच गया था चीन में। तो वहां के लोगों ने इसके बारे में जानकारी पढ़ी होगी या सीखा होगा, तो इनको इसका इतिहास जानने की जागरूकता हुई होगी कि इसको कैसे जाने और इसके बारे में और भी चीजें कि किस तरह से विस्तारित रूप से इसको पढ़ सके, हम अपने धर्म को सीख सकें। तो तब ये भारत में आए उसको खोज करने के लिए। ठीक, तो ये आए 629 में आए चीन से भारतवर्ष में, और फिर लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचे। ठीक है, कपिशा को एक नाम से और जानते हैं, कापिसी नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं? कापिसा, कापिसी बोलते हैं इसको, कापिसी नाम से जानते हैं। और इस वक्त जो ये कापिसी है या कपिशा है, ये आपका अफगानिस्तान में है इस टाइम। ठीक है, अब ये अभी फिलहाल की बात करें इस टाइम, तो काबुल जो है अफगानिस्तान में, उसके आसपास ही है ये अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे ये पहुंचे थे, तब जाके इनको लगा कि हाँ मैं जो है हिंदुस्तान में भारत में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ये इनको 1 वर्ष की यात्रा क्यों लगी? क्योंकि उस टाइम पे युद्ध चल रहा था भारतवर्ष में, और युद्ध चल रहा था इसीलिए जो है वहां पर इनको खतरा भी था, कैसे आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें। तो कुछ राजाओं ने इनकी मदद की, जिनसे कुछ होते हैं ना जिनसे बातचीत बन जाती है, कुछ से नहीं बनती। तो कुछ राजाओं से मिले, उन्होंने मदद की, फिर उन्होंने जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद की, फिर इस तरह से जो है घूम घाम के इनको जो है ये पहुंचे यहाँ पर। अब भारत में 15 वर्षों तक रहे ये, सबसे बड़ी बात ये है कितने लंबे समय तक ये जो है भारत में रहे, और 645 ईस्वी में लौट गए ये चीन अपने। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। देखो जो मैंने शुरू में बोला था, बौद्ध ग्रंथों को एक तरह से कह सकते हैं
ये बौद्ध ग्रंथ यहाँ से लेने आए थे और यहाँ से जो है लेकर भी गए बहुत सारे। कुछ ले जा पाए थे, कुछ ले जाने की इनको इजाज़त भी नहीं मिली थी। तो इनकी एक पूरा इतिहास है, एक नदी पार करके जाना पड़ता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बारे में किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे, कोई अलग से अगर कभी बायोग्राफी टाइप की कोई वीडियो बनाएँगे तब बताऊँगा ह्वेन-त्सांग के बारे में। इनकी जर्नी बहुत लंबी है। तो इसको हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये इंसान भारतवर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे भारत के इतिहास के बारे में पता चल रहा है ना? इसका भ्रमण वृत्तांत्र सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था और ह्वेन-त्सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट है ह्वेन-त्सांग के बारे में। ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म की यहाँ पर जो है काफी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद है आपका इत्सिंग। तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक। अब बात करेंगे अरबी लेखकों के बारे में, जो अरब साइड से आए थे। अल बरूनी पहले नंबर पे, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद, या दूसरा नाम है उसका तहकीक हिंद। तहकीक का मतलब होता है खोज करना, ये उर्दू का शब्द है। तो तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज। हाँ, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, ठीक करा। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, राज रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में जो भारत में चलते थे, सामाजिक जीवन कैसा था भारत का, भार तोल और यहाँ पर मापन विधियां क्या क्या यूज होती थी, वहां पे अलग तरह की चीजें यूज होती होंगी। यहाँ पे किलो जैसे है, वहां पे हो सकता है पौंड यूज होता हो, इस तरह की चीजें थोड़ा अलग रहती ही है ना। कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय के बारे में आधार पर 80 अध्यायों में विभाजन किया है। यानी कि इस किताब के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की संख्या है 80, है ना, 80। इसमें राजदूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ये आदमी काम का है। ये आदमी ने जो पुस्तक लिखी है वो बहुत प्रमाणिक है। और जो अब जो नए इतिहासकार हैं, जो आजकल जो इतिहासकार हैं, वो इनकी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कक्षा 3 की या 4 की ईवीएस की किताब में पढ़ाया जाता है। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की कक्षा 3 की किताब में अल बरूनी का जिक्र है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आगे है आपका इब्ने बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। रिहला अरबी का शब्द है ये, रिहला, और रिहला का मतलब होता है एक यात्रा। ये कह सकते हैं द ट्रेवल। ठीक है, इसका मीनिंग रिहला का वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। उस वक्त जो है मुगल शासन था। यहाँ पे अगर देख रहे हैं 1333 ईस्वी है, इससे भी पता चल रहा है। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक वहां के सुल्तान थे, तो ये भी मुगल शासक थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ठीक हो गया, इसके बारे में काफी जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। अन्य लेखक की बात करें तो एक तारानाथ आपका, ये तिब्बती लेखक है। इसने तंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के बारे में अध्ययन के बारे में उपयोगी है। चलिए ये खत्म हो चुका है आपका। तो ये लेखकों के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी आपकी। इसके बाहर एक भी प्रश्न आता ही नहीं है। यूपीएससी में भी इसके बाहर का प्रश्न नहीं आता भाई, तो आपके एसएससी में तो क्या ही आएगा। कंप्लीटली आपका इन लेखकों के अलावा आपका कोई लेखक के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में अगर बात करें तो यही है महत्वपूर्ण। जो जितने महत्वपूर्ण थे वो ये थे। इनसे ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसकी पीडीएफ की बात करें, अगर आप पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप, उस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। SA टीचर अकेडमी, जो कि चैनल का नाम है। ये आप अपने प्ले स्टोर पे लिखेंगे, मोबाइल के प्ले स्टोर पे आप टाइप करेंगे तो SA टीचर अकेडमी आपका खुल के आ जाएगा ऐप। वहां ऐप को आप उस पे लॉगिन करके उसको
उसमें लॉगिन कर लेना। वहां से आपको जो है इस क्लास की जितनी भी क्लासेस होती रहेंगी मैं वहां पे अपलोड करता रहूंगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही वाली पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और शेयर जरूर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।